तीन एडवांस रूलिंग को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन एडवांस रूलिंग को डिस्कस करने का मतलब ये है कि जीएसटी के प्रोविजन को प्रैक्टिकल वे में समझ सके। फ्रेंड्स, पहली एडवांस रूलिंग में जो रजिस्टर पर्सन था वो एससीजेड यूनिट के अंदर रजिस्टर था। इनका क्वेश्चन ये था कि ये जीटीए, लीगल सर्विस, एडवोकेट, सिक्योरिटी सर्विसेज जो बेसिकली आरसीएम के अंदर जीएसटी पे होता है, क्या एज ए एससीजेड में रजिस्टर होने के बावजूद भी इनको आरसीएम में इन सब सर्विसों के ऊपर जीएसटी पे करना होगा। इसके लिए एडवांस रूलिंग का प्रोनाउंस करते टाइम एक एफएक्यू देखा गया, जिस एफएक्यू में ये बोला गया था कि हाँ, एससीजेड को इन पर जीएसटी पेमेंट करना होगा। लेकिन वही नोटिफिकेशन नंबर 37 जो आया, उसने क्लेरिफाई किया कि अगर एससीजेड में कोई पर्सन रजिस्टर है तो उनको इन सब पर आरसीएम देने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बशर्ते कि जो सप्लायर है वह एलयूटी जुडिशनल कमिश्नर को फर्निश्ड करे। तो इस तरीके से एससीजेड को जब भी कोई आरसीएम की सर्विसेज अवेल हो रही है, सप्लायर एलयूटी के माध्यम से सर्विसेज दे सकता है और एससीजेड को उस पर कोई भी जीएसटी पे करना का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम दूसरी रूलिंग के ऊपर। इस रूलिंग के अंदर ये बताया गया कि एक पर्सन है जो कि आपका दो तरीके से सर्विसेज देता है इंस्टॉलेशन की। इंस्टॉलेशन की सर्विसेज के लिए उसको मटेरियल लगता है, उसको लेबर लगती है और सुपरविजन वर्क होता है। जो सप्लायर है पहली कंडीशन में तो तीनों काम खुद ही करता है, लेकिन जो सेकंड मेथड है उसमें क्या करता है कि मटेरियल जो है वो कस्टमर के द्वारा ही अरेंज किया जा रहा है, लेबर जो है वो कस्टमर के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट हायर करके उसके द्वारा अरेंज किया जा रहा है। जो सुपरविजन वर्क है वही ये एमवीवीएनएल सप्लायर देख रहा है। अब इनका क्वेश्चन ये आया कि फॉर एग्जांपल ये क्या करते हैं, सुपरविजन चार्ज जो करते हैं वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल का जितना भी होता है उसका 15% सुपरविजन फीस लेते हैं। इनका क्वेश्चन ये आया कि सपोज मटेरियल की कॉस्ट सेकंड मेथड में 100 रुपीज़ है, सुपरविजन फीस उसके ऊपर 15 रुपये लग गई, तो इनको सेकंड मेथड में जीएसटी 100 रुपीज़ पे देना है या 15 रुपये पे देना है। फ्रेंड्स, जजमेंट बता देता हूँ, ओनली 15 रुपये पे ही देना है। अब क्यों देना है उसके लिए इन्होंने दो प्रोविजंस का रेफरेंस लिया जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सेक्शन 231 कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो भी पेमेंट किया जा रहा है या किया जाएगा, चाहे वो मनी में हो या अदरवाइज, इन रेस्पेक्ट और इन रेस्पॉन्स जो भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज दी जा रही है या बोथ, बाय रेसिपिएंट या किसी भी पर्सन के द्वारा, इसमें सब्सिडी इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो ध्यान रखिए कि जो 100 रुपये की मटेरियल थी उसको कभी भी एमवीवीएनएल को नहीं दिया जा रहा है, उसको क्या दिया जा रहा है, सुपरविजन फीस जो 15 रुपये है। फिर मैं इस आपका ध्यान दूसरे एक और सेक्शन के ऊपर लेना चाहूंगा। रूल 15 वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में क्या बोला जाता है कि जब पर्सन सप्लाई और रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं है तो जो सोल कंसिडरेशन दिया जा रहा है फॉर सप्लाई की पर्पस के लिए, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, वही उसका टैक्सेबल सप्लाई होगी। तो यहाँ पर दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं थे। फिर इसमें यह बताया गया कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 बोलता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन प्रेजेंट केस। अभी ये जो केस आ रहा है उसमें सुपरविजन जो वर्क है उसकी सप्लाई ऑफ सर्विस दी गई है, इंस्टॉलेशन ऑफ लाइन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कस्टमर की है और हमारा रेस्पॉन्सिबल क्या है, ओनली सुपरविजन करना है। तो इस केस में सुपरविजन वर्क के लिए जो हमको 15 रुपये मिल रहे हैं, हम जीएसटी उसी पे करेंगे और यही एडवांस रूलिंग का भी जजमेंट था। अब बात करते हैं तीसरे रूलिंग की। तीसरी रूलिंग के अंदर आपका क्या है कि एक पर्सन है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जीएसटी के अंदर मार्जिनल स्कीम क्या होती है। तो इसके लिए आपको रूल 32(5) समझना होगा, जिसके अंदर क्या बोला जाता है कि अगर एक पर्सन करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ठीक है, यूज गुड और एज सच और आफ्टर सच माइनर प्रोसेसिंग, मतलब एक पर्सन जो है सेकेंड हैंड गुड्स को बाय करता है और उसको सेल कर देता है एज सच, या उस पर कुछ माइनर प्रोसेसिंग करता है जिससे कि उसका जो परचेज गुड्स का फॉर्म है वो चेंज नहीं होता है। तो इस केस के अंदर जो है, और जो वो परचेज कर रहा है गुड्स उसके ऊपर कोई भी आईटीसी नहीं लेता है, तो इसके अंदर जो जीएसटी है वो जीएसटी कैसे लगेगा, सेलिंग प्राइस और परचेसिंग प्राइस का डिफरेंस और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अगर इस केस में सप्लाई सेलिंग प्राइस नेगेटिव आ जाती है तो जीएसटी भी नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने 100 रुपीज़ का एक गुड्स खरीदा, उसको मैंने 120 रुपये में बेच दिया, सेकेंड हैंड गुड्स था, मैंने उस पर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की, तो जीएसटी जो तो मेरे को देना है, सेलिंग प्राइस 120 और परचेस प्राइस 100, तो 20 रुपये के अंदर मेरे को जीएसटी देना है, सब्जेक्ट टू कि जो मैं परचेज कर रहा हूँ गुड्स उस पर आईटीसी नहीं
लेना चाहिए। और अगर मान लो मैंने इस 100 रुपये के गुड्स को 80 रुपये में बेचा, तो मुझे एट ऑल जीएसटी देने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये मार्जिनल स्कीम होती है रूल 32(5) के अंदर। पहला, इस एडवांस रूलिंग से हमें ये पता चली। अब क्या ये एसएससी क्या करता है, ये एसएससी बोलता है कि हम लोग करेंगे एक स्टार्ट ऑफ बिजनेस जिसमें सेलिंग होगा वेरियस टाइप ऑफ स्क्रैप लाइक ओल्ड यूज आयरन स्क्रैप, लीड एसिड बैटरीज, ओल्ड यूज एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, other aluminum scrap, old use brass utensils, other scrap use old steel utensils, old use scrap वेस्ट प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक पीईटी बोटल्स। फ्रेंड्स, इसमें फर्दर ये लोग बोलते हैं कि हम इसको स्मॉल क्वांटिटी में खरीदेंगे और जिनसे खरीदेंगे वो सारे के सारे अनरजिस्टर्ड पर्सन होंगे। ये हम सेम स्टेट से भी खरीद सकते हैं और हम डिफरेंट स्टेट से भी कर सकते हैं। जिनको हम बेचेंगे वो सारे के सारे मैन्युफैक्चर या कोई भी पर्सन हो सकते हैं। अब ध्यान रखिए कि ये अनरजिस्टर्ड से खरीद रहे हैं, आईटीसी नहीं ले रहे हैं, सेकंड हैंड गुड्स है, ठीक है। अब जो बेच रहे हैं वो मैन्युफैक्चर को बेच रहे हैं, एज सच बेच रहे हैं, कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हो रही। तो देखने से क्या लग रहा है कि सेकंड हैंड गुड्स को एज सच बेचा जा रहा है, तो मार्जिनल स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें ये लोग मार्जिनल स्कीम का बेनिफिट नहीं दे सकते। एडवांस रूलिंग ने मना कर दिया और जो जो भी आप सेलिंग प्राइस होगी उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों किया, इसके लिए ही हमको ये एडवांस रूलिंग को पढ़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने क्या बोला, इसके अंदर इन्होंने क्या बोला कि अगर मैं डायरेक्ट आपको लेके जाऊं, 25 जनवरी 2018 को सीरियल नंबर 4 नोटिफिकेशन नंबर 8 हेडिंग नंबर 87, जिसके अंदर मार्जिनल रिलीफ के लिए जो डिस्क्रिप्शन दिया गया था वो क्या था कि old and used vehicle other than those mentioned in form serial number 1 to serial number 1 3, it is clearly stated that only automobiles consider in the marginal scheme, कि ऑटोमोबाइल्स की जो है उसको ही कंसिडर किया गया है मार्जिनल स्कीम के लिए। इसलिए ये जो कमोडिटी बता रहे हैं इसको मार्जिनल स्कीम के अंदर नहीं कंसिडर किया गया है। फिर उन्होंने एक फर्दर और इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया कि नोटिफिकेशन नंबर 8 के अंदर 25/1/2018 में मार्जिनल स्कीम अंडर रूल 32(5) को डिस्क्राइब किया गया कि ये स्कीम अवेलेबल होगी इन रेस्पेक्ट टू मोटर व्हीकल ओनली। और जबकि जो एसएससी जिस प्रोडक्ट में काम करना चाह रहा है वो मोटर व्हीकल में नहीं है, इसलिए इनको इस रूलिंग के अंदर मार्जिनल स्कीम का बेनिफिट नहीं दिया गया। तो ये 3 रूलिंग थी जिसको जिसको जीएसटी के प्रोविजंस को मैंने इन रूलिंग के साथ में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की, क्योंकि इससे क्या होता है लंबे समय तक ये प्रोविजन हमको याद रहते हैं। ये मेरी नॉलेज के लिए भी अच्छा है और जो इसको देख रहा है अगर पूरा देख रहा है तो शायद उसको भी 1% इससे बेनिफिट मिला होगा। बेनिफिट मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।